नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में जो पढ़ा है उसी बिंदु को हम आगे लगातार पढ़ते हैं। हमने जो पढ़ा वो था एक विकट समस्या, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। हमने पढ़ा था कि अम्ल क्या होता है। अम्ल वह होते हैं जिनमें पीएच मान वो 0 से 7 तक होता है, यानी 7 से कम पीएच मान जिसका है वो क्या है, अम्ल है। और 7 से ज़्यादा है वो क्या है, क्षार है। और जिसका पीएच मान 7 है वो क्या है, उदासीन है। ये हमने चीज़ पढ़ी थी। साथ ही साथ पढ़ा था कि अम्लीय वर्षा जो है क्या है। तो अम्लीय वर्षा है जो वायुमंडल में पाए जाने वाले NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो गैसेज है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब वर्षा जल के साथ मिलती है तो इनके मिलने से किसका निर्माण होता है, अम्लों का निर्माण होता है। जैसे SO2 से होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बताया था कि 60 से 90% जो आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल है। NO2 है, इससे होता है HNO3 यानी अमोनिया, इसका निर्माण होता है। ये भी एक क्या है, प्रमुख अम्ल है। आज हम पढ़ेंगे कि जो अम्ल है इस अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं और इस अम्लीय वर्षा के और जो इन अम्लों के ये जो आपकी कार्बनिक गैसें हैं, इन गैसों के उत्सर्जन के स्रोत कौन से हैं, तो अम्लीय वर्षा के कारण कौन कौन से हैं, फिर अम्लीय वर्षा से क्या प्रभाव पड़ते हैं और अम्लीय वर्षा से के क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो पहले कारण पढ़ते हैं। तो कारणों में ये सारे क्या है, अम्लीय वर्षा के कारण है। ये क्या है, सारे अम्लीय वर्षा के कारण है। अब ये कारण कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ये कारण कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो ये कारण सबसे पहले उत्पन्न होते हैं आपके ऑटोमोबाइल क्षेत्र है। ऑटोमोबाइल का मतलब है जो गाड़ी उद्योग है, और या जो कोयला है, या जल विद्युत उत्पादन करते हैं। जल आप कहोगे जब जल विद्युत, तो जल विद्युत में जब टरबाइन पे जल गिरता है तो वहां से जैसे जल विद्युत बनती है तो वहां से इस प्रकार की गैस क्या है, कार्बनिक गैस बाहर निकलती है। तो जल विद्युत उत्पादन करते हैं, उसके कारण भी ये गैसें हैं वो उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो ताप विद्युत संयंत्र जो कोयले के होते हैं, जहां से हम कोयले के माध्यम से बिजली का उत्पादन करते हैं, उससे भी आपके ये गैसें उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त देखें तो आपकी जो खनिज तेल शोधनशालाएं हैं, ये ताप विद्युत क्षेत्र भी होगा या कोयला खनन भी हो गया। इसके अतिरिक्त तेल शोधनशालाएं जितनी भी है, तेल शोधनशालाओं में क्या होगा, तेल का शुद्धिकरण होगा। और इस तेल के शुद्धिकरण के दौरान भी आपके जो तेल में जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में कई पदार्थ है, जैसे आपके हम डीजल अलग करते हैं, पेट्रोल अलग करते हैं, प्राकृतिक गैस अलग करते हैं, आपके जो केरोसिन है उसको अलग करते हैं, डामर है उसको अलग करते हैं। तो ये अलग अलग जो पदार्थ है इसको हम अलग अलग करते हैं। उसी दौरान उसी प्रक्रिया में आपकी ये गैसेज है वो क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त ये गैसें हैं वो कहाँ उत्पन्न होती है, जो हमारे वाहन है, स्वचालित जो वाहन है उनमें
स्वचालित वाहन है उनमें ये गैसेज उत्पन्न होती है, और हमारे घरेलू जो जीवाश्म ईंधन जिसे बोलते हैं, सॉरी जीवाश्म ईंधन, अब जीवाश्म ईंधन क्या हो गया, ये पेट्रोलियम है, क्या है, जीवाश्म ईंधन है, कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन के दहन से भी आपके ये गैसेज बाहर निकलती है, और ये गैसेज है वो क्या करती है, पर्यावरण में जो रहती है, और पर्यावरण के अंदर देखो जब वर्षा होती है तो वर्षा जल के साथ मिलती है और किसका निर्माण करती है, अम्लों का निर्माण करती है, और जैसे ही अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है वो हमारे लिए, हमारे वातावरण के लिए, हमारे जल, वायु और स्थल के जीव जंतुओं के लिए क्या है, नुकसानदायी होती है। और इसके प्रभाव है वो क्या क्या पड़ते हैं, उन प्रभावों को हम देखें तो कारण में एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो कारण है, तो आपको पूछे अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा के सारे कारण हैं, NO2, SO2, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है, ये सारे किसी कारण है, अम्लीय वर्षा के कारण है। इसमें ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, कोयला खनन है, जल विद्युत है, ये तो आपका आएगा। इसी में ताप विद्युत के माध्यम से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, कोयले के माध्यम से, तेल शोधनशालाओं के माध्यम से, स्वचालित वाहनों के माध्यम से, और जीवाश्म ईंधनों के दहन के कारण। ये क्या है, अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारण है, ये सभी के सभी इन गैसों की उत्पत्ति के क्या है, कारण है, और इन गैसों से क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। अब हम देखेंगे कि अम्लीय वर्षा जो है वो किस प्रकार से कहां कहां प्रभाव डालती है। तो अम्लीय वर्षा के कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, तो अम्लीय वर्षा के प्रभाव कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, तो सबसे पहले देखें कि अम्लीय वर्षा, हम सामान्य बात करें कि अम्लीय वर्षा है वो जल स्रोतों में, जो जल स्रोत है उनको दूषित करती है, मृदा स्रोत है मृदा स्रोतों को दूषित करती है, साथ ही साथ वनस्पति को नष्ट करती है, जीव जंतुओं को नष्ट करती है। ये मतलब अम्लीय वर्षा है सबके लिए क्या है, एक घातक परिणाम सिद्ध करने वाली मानी जाती है। अब सामान्य प्रभाव देखें कौन कौन से प्रभाव है, तो अम्लीय वर्षा है ऐसा नहीं है कि देखो हमने कहा अम्लीय वर्षा औद्योगिकरण के कारण होती है, किसके कारण होती है, औद्योगिकरण के कारण होती है। जहां पे ज्यादा उत्सर्जन होता है गैसों का, वहां पे जब वर्षा आती है तो वहां अम्लीय सॉरी जल के साथ मिलकर के वह जो गैसेज है अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे आ जाते हैं। लेकिन अम्लीय वर्षा जो है उन क्षेत्रों में नहीं होती जहां पे औद्योगिकरण है, या जहां पे ज्यादा मात्रा में कल कारखाने हैं, या वाहनों का ज्यादा स्वरूप है, या ज्यादा उत्सर्जन उन क्षेत्रों में गैसों का हो रहा है, वहीं पे अम्लीय वर्षा नहीं होती है। अम्लीय वर्षा का क्षेत्र व्यापक है, और वो कैसे हैं, क्योंकि वातावरण में ये जो औद्योगिकरण है, मान लो ये क्षेत्र है औद्योगिकरण का, और इस वातावरण में गैस है। अब जैसे ही आपकी हवा चली, वेगवान हवा, वो क्या करेगी, इन गैसों को यहाँ से ले गई और ऐसे स्थान पे ले गई जहां पे कोई औद्योगिकरण नहीं है, कोई नगरीकरण नहीं है, बिल्कुल सही वातावरण है, वहां पे इन गैसों को ले गई, और वो गैसेज है उस वातावरण में रहेगी, और वहां पे वर्षा हुई। अब उस वर्षा जल के साथ उन गैसों ने क्या किया, संपर्क किया, तो उन क्षेत्रों में भी क्या होगी, आपकी अम्लीय वर्षा होगी। उन क्षेत्रों में भी क्या होगी, अम्लीय वर्षा होगी, और उन क्षेत्रों को भी क्या करेगी, प्रभावित करेगी। तो ये वर्षा इस प्रकार की है कि इसका प्रभाव केवल उन्हीं क्षेत्रों तक नहीं होता जो औद्योगिक क्षेत्र है, बल्कि इसका प्रभाव उन क्षेत्रों में भी होता है जहां पे औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, क्योंकि हवा के कारण ये गैसें है एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूरस्थ क्षेत्रों में भी चली जाती है, और दूरस्थ क्षेत्रों में जाने के बाद ये जब वर्षा जल के साथ मिलती है तो किसका निर्माण करती है, अम्ल का,
और उन क्षेत्रों में भी उतना ही नुकसान करती है जहां औद्योगिक क्षेत्रों में कर रही थी। समझ में आ गया? तो औद्योगिकरण जो है उन्हीं क्षेत्रों में इसका जो विनाशात्मक रूप है वो दिखाई नहीं देता, बल्कि दूसरे दूरस्थ क्षेत्रों में भी इसका विनाशात्मक रूप दिखाई देता है। तो पहला प्रभाव क्या है कि इसका जो क्षेत्र है वो केवल सीमित क्षेत्र नहीं है, इसका विस्तृत क्षेत्र है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब जो क्षेत्र जहां उत्सर्जन कार्य ही नहीं है इन गैसों का, वहां भी क्या करती है वर्षा, ये अम्लीय वर्षा होती है। क्योंकि इसमें सहायता कौन करता है? इसमें सहायता आपके पवन या हवा करती है। इसके बाद देखें तो इसका दूसरा प्रभाव आपकी वनस्पति पे पड़ता है। कैसे पड़ता है कि वनस्पति है, अब अम्लीय वर्षा जैसे होती है तो पेड़ पौधों की पत्तियां है, मैंने बताया भी था कि पेड़ पौधों की पत्तियां है, उन पत्तियों पे एक मोम की सी परत जम जाती है, एक मोम की सी क्या है परत जम जाती है। और यह जो परत होती है वो आपने पढ़ा होगा साइंस में कि जो हमारी पत्तियां है वो क्या करती है, भोजन बनाती है, और भोजन बनाती है श्वसन क्रिया भी करती है। तो श्वसन क्रिया के लिए इसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। पत्तियों के ऊपर जो रंध्र होते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और ये जो स्टोमेटा है वो इस अम्लीय वर्षा से जो मोम की सी परत है उससे क्या होता है, ढक जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे जो पेड़ है या वनस्पति जो स्वरूप है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाता है, वो आपकी श्वसन क्रिया नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसकी वृद्धि, वाष्पोत्सर्जन ये क्या होते हैं, रुक जाते हैं। और जो पेड़ है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, मृतप्राय हो जाते हैं। पेड़ क्या हो जाते हैं, मृतप्राय हो जाते हैं। इसमें एक उदाहरण दिया गया कि जर्मनी है, उसमें इसी कारण लगभग 8% जो पेड़ है वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। कितने परसेंट पेड़? 8% पेड़ क्या है, नष्ट हो गए। ये किसका कारण है? ये अम्लीय वर्षा का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? अम्लीय वर्षा। तो दूसरा प्रभाव ये किस पे डाल दिया, वनस्पतियों पे। जो वनस्पति है उसके जो रंध्र है, मतलब जो उनके रंध्र है जो भोजन और श्वसन दोनों क्रियाओं में काम करते हैं, वो रंध्र है वो बंद कर देती है। और उन रंध्रों के बंद होने के कारण क्या होता है, वनस्पति प्रकाश संश्लेषण क्रिया और अपनी वृद्धि, वाष्पोत्सर्जन ये क्रिया करने में असमर्थ हो जाती है। और इसके कारण क्या होता है, आपके पेड़ धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ये क्रिया आपके जर्मनी में दिया गया उदाहरण कि 8% जो पेड़ है वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। इसके बाद देखें तो आपके जितने भी जल स्रोत है, जल स्रोत जो भी है, ये झील, तालाब, नदियां जो भी है, झील है, तालाब है, ये जल स्रोत है, ये अम्लीय वर्षा का जो जल है इन जल स्रोतों में आके भरता है। तो यहाँ 2-3 नुकसान होते हैं। एक तो वहां की वनस्पति, एक वहां के जीव जंतु, इन दोनों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक तो क्या है वनस्पति और एक क्या है जीव जंतु, इन दोनों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये जो जल स्रोत है इनके अंदर अगर मान लो इन जल स्रोतों से कोई पीने के लिए जल ले तो वो क्या करेगा, मनुष्य के शरीर में भी बहुत सारे रोग उत्पन्न कर देगा। या इसको हम देख लेते हैं कि अगर पेयजल में आपके अम्लीय वर्षा का या अम्लता का स्वरूप बढ़ जाता है तो मनुष्य के शरीर में भी कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और मनुष्य के शरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं उनमें कई बीमारियां हैं,
जैसे आपके श्वास जनित बीमारियां हैं, त्वचा जनित बीमारियां हैं, आंखों में जलन है, आंखों में जलन है। और आपको पता है, पढ़ा भी हमने कि पेयजल है वो काफी सारी बीमारियां है वो उत्पन्न करता है। तो इसके कारण अपने कई जो है शरीर की जो बीमारियां है वो उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण? पेयजल में अगर मान लो अम्लता की वृद्धि हो जाए, अगर पेयजल में अम्लता की वृद्धि हो जाएगी तो क्या है, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हम देखें कि जो मृदा है, अब अम्लता जो है आपकी वर्षा है वो कहाँ पढ़ा है हमने कि वर्षा है वो आपके पहले मृदा स्रोतों में आई, मृदा ने उसको ग्रहण किया, फिर वह बही और बह करके जल स्रोतों में गई, जल स्रोतों के माध्यम से कुछ भूमिगत हो गई, तो पेयजल के माध्यम से भूमिगत जल में ये अम्लता नहीं आएगी, बहुत कम चांसेस है। तो ये आपके जल स्रोतों में आई, तो इस प्रकार से ये भूमिगत क्षेत्र में भी और यहाँ भी और वातावरण में भी अगर गैसेज है तो वो ये तीनों क्या है हमें प्रभावित करती है। अब मृदा में क्या है, मृदा में अम्लता बढ़ गई तो मृदा की गुणवत्ता को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। मृदा में जो खनिज तत्व है उनको क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। मृदा में जो जैविक तत्व है उनको भी क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, जिसके कारण मृदा की उर्वरकता शक्ति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उर्वरकता शक्ति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये कारण है किसका, आपके अम्लीय वर्षा का। किसका कारण है, अम्लीय वर्षा का। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जो अम्लीय वर्षा है वो हमारे बहुत सारे जो ऐतिहासिक स्रोत है उनको भी क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। जैसे हमारे ताजमहल है, ताजमहल जो मार्बल है उसमें क्या आ गया, पीलापन आ गया। ऐसे ही विश्व में विभिन्न क्षेत्र हैं जहां पे हेरिटेज जो है बने हुए हैं, वहां पर जो मार्बल्स है उनके ऊपर क्या है, इस अम्लीय वर्षा से पीलापन दिखाई देने लग गया है। और वह जो पीलापन है वो हमारे ऐतिहासिक जो भवन है उनके लिए एक बड़ा ही नुकसानदायक जो कारक है वो किसके कारण उत्पन्न हुआ, वो अम्लीय वर्षा के कारण उत्पन्न हुआ है। तो अम्लीय वर्षा देखो उद्योगों के कारण उत्पन्न होती है, आपके कार्बनिक स्रोतों के कारण उत्पन्न होती है। ये इसका प्रभाव केवल इन्हीं क्षेत्रों तक नहीं होता, बाकी आगे तक भी होता है, क्योंकि इसके लिए कौन, वायु जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है, वायु जिम्मेदार है। दूसरा, वनस्पति को भी ये प्रभावित करते हैं। तीसरा, जल स्रोत झील आदि प्रभावित होती है तो वनस्पति और वहां के जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ पेयजल में अगर अम्लीयता बढ़ती है तो श्वास, त्वचा, आंखों में जलन और शरीर के बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और मृदा में अगर बढ़ती है तो मृदा की गुणवत्ता, मृदा में खनिज तत्व है, जैविक तत्व है, इनकी कमी आती है और उर्वरकता शक्ति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब हमारे जितने भी हेरिटेज है जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन क्षेत्रों में भी है। विश्व के बहुत सारे भाग है जहाँ पे जो संगमरमर की जो है कई कलाकृतियां, कई भवन ये बने हुए हैं, तो उनमें क्या है, धीरे धीरे पीलापन आने लग गया है। उसका कारण भी क्या है, आपके अम्लता ही है। क्या है, अम्लता ही है। अब ये सारे प्रभाव जो है अम्लता के कारण होते हैं, यानी अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। तो इन प्रभावों को दूर करने के लिए हम कौन कौन से उपाय है उनको अपना सकते हैं। तो देखते हैं कि अम्लीय वर्षा जो है उसके प्रभावों को दूर करने के लिए हम कौन कौन से जो उपाय है उन उपायों को अपना सकते हैं। तो उपायों में हम देखें तो पहला उपाय तो क्या है कि हमने पढ़ा अम्लीय वर्षा। भाई उपाय क्या होता है
समस्या को दूर करो। पहले समस्या को दूर करोगे तो क्या होगा, उपाय अपने आप ही आ जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा कि NO2 SO2 NOCO2 CO, ये जो गैसेज है इनके जो उत्पादन स्रोत है, इन उत्पादन स्रोतों को हम कम करें। तो आप कहोगे साहब इन उत्पादन स्रोतों को आप कम कर दोगे तो उद्योग बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उद्योग बंद हो जाएंगे। तो इनको कम नहीं करें भाई, उद्योगों को कम नहीं करें, लेकिन ऐसी तकनीक उत्पन्न करें जिसके माध्यम से ये जो गैसेज है वो वातावरण में कम से कम मात्रा में बाहर जाए। जैसे एक बार पहले बताया था मैंने वायु प्रदूषण का, जब बताया वाटर हेड कोलाइडर बनाए या स्कब बनाए। जो ये आपका जो कल कारखानों का गैस का पाइप है उसके वो एक टैंक में उसमें क्या भर दे, पानी भर दे और स्क्रब उसमें लगाए। अब इससे क्या होगा कि ये जो है ये जो गैसेज है या कल कारखानों का धुआं है वो इस स्क्रब से बाहर निकलेगा, तो वो काफी सारी अशुद्धियों को क्या है रोक लेगा। ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी। एक तो वाटर जो स्क्रब लगाए और एक वाटर हेड कोलाइडर या टैंक जिसे बोलते हैं वो बनाए, जिससे क्या होगा कि अधिकांश अशुद्धियां है वो इसी में रुक जाएगी। जैसे हमारी गाड़ियां होती है, गाड़ियों में भी पॉल्यूशन को कम करने के लिए इसी प्रकार का सिस्टम अपनाया जाता है, जिससे कम मात्रा में जो है कार्बनिक गैस से बाहर निकले। तो हम उद्योगों को रोक नहीं पाते हैं, तो क्या करें, इस प्रकार की अभिक्रिया अपनाएं जिससे ये उद्योग तो हम नहीं रोके, लेकिन हम इनके उत्सर्जन में क्या कर दें, कमी कर दें। और इनके उत्सर्जन में जो कमी करेंगे वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त हम क्या करें कि हमारे जो गैर परंपरागत स्रोत है, जैसे आपकी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, आपके जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है, इसके अलावा आपके भूतापी ऊर्जा है। इस भूतापी ऊर्जा में कोयला आता है या ज्वारी ऊर्जा से बोल सकते हैं। इनके प्रयोगों को क्या दे, प्राथमिकता दे। इनके प्रयोगों को क्या दे, प्राथमिकता दे। मुख्यतः सौर और पवन जो बिल्कुल ही, और ये ज्वारी है जो बिल्कुल ही क्या है, किसी प्रकार के पॉल्यूशन से रहित है, तो इनको हम प्राथमिकता देंगे तो क्या होगा, इन गैसों का उत्सर्जन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा जल विद्युत है, तापीय विद्युत है। तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करें या जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करें तो उसके कारण, और ये साथ ही पेट्रोलियम से गाड़ियां जो चलती है उसके कारण क्या होता है कि आपके सर्वाधिक मात्रा में ये गैसें उत्पन्न होती है और ये हमारे लिए हानिकारक है। अब वर्तमान में हमारे सौर पैनल या विद्युत चालित गाड़ियां हैं वो आने लग गई है, जिसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो इन गैसों के उत्सर्जन में क्या है, कमी लाना है। इसके अतिरिक्त बात करें तो हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ये सबके लिए है, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग कम करें। ये सबके लिए है। आपके परिवहन में बढ़ने वाले दबाव को कम करने के लिए है, इकोनॉमी को सही लाने के लिए भी है, पेट्रोल की बचत करने के लिए भी है, मतलब पेट्रोलियम पदार्थों की बचत करने के लिए भी है, और साथ ही साथ इस पोल्यूशन को कम करने के लिए भी है। क्या, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, बहुत अति आवश्यक हो तो क्या है, आपके निजी वाहनों का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त हम क्या करें, वाहनों की समय समय पे जांच भी करवाएं। साथ ही साथ आपके जो जल स्रोत है, जल स्रोतों में जो अशुद्धियां हो रही है, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो अम्लता हो रही है, देखो जल स्रोतों में जो अम्लता बढ़ जाती है, इस अम्लता को दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं, इसमें चूना पत्थर मिलाते हैं।
जल स्रोत है उसमें अगर अम्लीयता बढ़ जाती है तो क्या बनाते हैं, चूना पत्थर बनाते हैं जो अम्लीयता को क्या करता है, कम कर देता है। ऐसे आपकी मृदा में अम्लीयता बढ़ गई तो हम क्या बनाते हैं, चूना पत्थर और जिप्सम। किसी क्षेत्र में मृदा है उसमें अम्लीयता है, जैसे अपने राजस्थान में अम्लीयता ज्यादा है तो पश्चिमी राजस्थान में वो क्या करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं किसमें, मृदा में, जिससे मृदा की अम्लीयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है और हम उस मृदा की गुणवत्ता को बरकरार रख पाते हैं, उस मृदा की गुणवत्ता को बनाए रख पाते हैं। तो साथ ही साथ जो नगर है, नगरों के अंदर इन गैसों के उत्सर्जन के लिए कोई विशेष कानून बनाया जाए, विशेष टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए जिसके कारण इनका जो है विकास, जो गैसें हैं उनकी वृद्धि में रोक लगाई जा सके। तो विद्यार्थियों ये सारे उपाय, और सबसे बड़ा उपाय क्या है, जागरूकता। ये मैं सब में बोलता हूं कि जागरूकता फैलाना, अगर हमें पता है कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, उन लोगों को बताना जिनको ये पता नहीं है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है, तो उन लोगों को तक हम ये बात पहुंचाएंगे तो वो लोग भी सजग हो जाएंगे और सारे लोग मिलकर के, मतलब एक समुदाय मिलकर के अगर किसी भी समस्या के साथ लड़ता है, समस्या को दूर करने के लिए खड़ा होता है, तो वो समस्या निश्चित तौर पे क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। तो विद्यार्थियों आज हमें अम्लीय वर्षा जो है उसके क्या कारण है, पहला प्रश्न, उसके क्या परिणाम है, दूसरा प्रश्न, और उसके क्या उपाय है, तीसरा प्रश्न, और चौथा प्रश्न आपके था कि अम्लीय वर्षा क्या है, अम्लीय वर्षा क्या है, अम्लीयता क्या होती है, ये हमने पढ़ा। जो नोट्स है वो मैंने एक एक करके बताया है, उनके आधार पे आप नोट्स राइट करना, साथ ही साथ जो प्रश्न है उनको भी आप अपनी नोटबुक में जो है लिख करके और मुझे सेंड करना। धन्यवाद।